नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सबसे आशा एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 प्रश्नों का एक वीडियो, जिसमें हम आपसे बहुत ही अच्छे प्रश्नों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। ए ध्वनि तरंगें, बी रेडियो तरंगें, सी वैद्युत तरंगें और डी पराश्रव्य तरंगें। दोस्तों, जब भी कोई भी जहाज़ हमारा उड़ान भरता है, ठीक है, तो निश्चित ही उसका आकलन किया जाता है, उसको रडार पर हम लोग हमारे द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको रडार पर देखते हैं तो किन तरंगों के द्वारा देखते हैं, तो इसका हमारा सही जवाब होगा रेडियो तरंगें। दोस्तों, रडार रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु रेडियो तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, जिनका मुख्यतः प्रयोग किसी विमान की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, रेडियो तरंगें। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु नानक देव। दोस्तों, ये हमारे सिखों के गुरु थे, जिनको औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सम्राट औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के बलपूर्वक धन परिवर्तन कराने पर आपत्ति जताई थी। तो दोस्तों, हमारा इसमें सही जवाब होगा सी गुरु तेग बहादुर। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, योगक्षेमम वहाम्यम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है। ए भारतीय जीवन बीमा निगम, बी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और डी भारतीय स्टेट बैंक समूह। दोस्तों, इस वाक्य का मतलब होता है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और यह वाक्य श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। ठीक है, इसमें से हमारा सही आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम है जो इस वाक्य का प्रयोग करती है। ठीक है, आदर्श वाक्य है उनके लिए। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ए है स्विट्जरलैंड, बी है स्वीडन, सी है कनाडा और डी है फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, बताना है झीलों की भूमि कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, बताएं। इसका हमारा सही जवाब होगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 1,87,888 झीलें हैं। उत्तरी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अपने पांचवें प्रश्न को जानने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक भी करें, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो आपके लिए और अच्छे बेहतर लेकर आएँ। और कमेंट्स पर कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है हमारा, मृत्युदंड से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है। ए भारत के राष्ट्रपति के पास, बी भारत के प्रधानमंत्री के पास, सी भारत के प्रधान न्यायाधीश के पास और डी भारत के सॉलिसिटर जनरल के पास। बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया होगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 के अनुसार अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको क्षमा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति ही केवल किसी की मृत्यु को क्षमादान दे सकते हैं।
दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, गरबा किस देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा किस देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार और डी पंजाब। ठीक है, गरबा एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह नृत्य हमारे संस्कृत भाषा से लिया गया है, गर्भ से। यह नवरात्रि के समय पर ज़्यादा गरबा नृत्य किया जाता है। इसका सही जवाब होगा हमारा गुजरात। गुजरात जो है वो गरबा के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात का ही लोक नृत्य गरबा है। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया था? ए मैरीन्स कमांडो, बी हॉक कमांडो, सी नेवी सील्स और डी फॉक्स। दोस्तों ओसामा बिन लादेन बहुत ही खूंखार आतंकवादी था जिसको अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 सितंबर 2011 को ओसामा बिन लादेन को खोजा था। ओसामा बिन लादेन एक इस्लामिक संगठन अल-कायदा का संस्थापक था और अमेरिका के खिलाफ कई आतंकवादी हमलों में उसका हाथ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा नेवी सील्स। यूएस की स्पेशल कमांडो है नेवी सील्स, जिसने अमेरिका पर हमला करने वाले आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में घुसकर 11 सितंबर 2011 को खात्मा किया था। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। रेलगाड़ी एक्स से वाई तक की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? दोस्तों पहला इसका ऑप्शन है 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 68 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसका सही जवाब बताएं। ये मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस सवाल में कि एक रेलगाड़ी द्वारा जाने व वापस आने में चली गई दूरी समान है, तब औसत चाल इसकी क्या होगी? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जहाँ पर हम x बराबर 84 रखेंगे, ठीक है, और y बराबर 56 रखेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारा सही जवाब आता है 67.2 किलोमीटर पर घंटा, 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 136 है। तीन संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहली और दूसरी संख्या में अनुपात क्या है? 2:3। ठीक है, और दूसरी और तीसरी संख्या में अनुपात क्या है? 5:3। तब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या क्या होगी? 10:15:9। अतः दूसरी संख्या क्या होगी? कुल योग गुणे दूसरी संख्या का अनुपात बटे अनुपातिक योग। तो इसका हमारा सही जवाब आता है 60। इसका दूसरी संख्या क्या होगी? 60 होगी। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है,
45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, मैथमेटिकल प्रश्न है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि जैसे दे रखा है कि 45 व्यक्ति हैं, एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। 45 गुणा 16 माइनस 6 इजक्वल टू 45 प्लस 30 इंटू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर शेष कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या। एक्स बराबर क्या मान लेते हैं? शेष कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 45 गुणे 10 बराबर 75 गुणे एक्स। तो एक्स बराबर क्या होगा? 45 गुणे 10 बटे 75। टोटल कितना आया दोस्तों हमारा? 6 दिन। ठीक है, अब इस बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? तो दोस्तों हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? निम्न में से बृहस्पति, बुध, शुक्र, वरुण? बताएं दोस्तों, इसमें से सबसे निकट ग्रह कौन सा है जो सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में, रूस में? ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जानते हैं? 14 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के किस शहर में स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। बहुत से लोगों ने वाशिंगटन भी बता दिया होगा। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग, जिसे पहले बोला जाता था योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं। जो नीति आयोग है, नीति आयोग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पहले इस योजना आयोग था यह, इसको बदलकर नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इस आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों व आर्थिक नीति को बनाना तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व को विभिन्न नीतिगत मुद्दों को केंद्र व राज्य सरकारों को जरूरी परामर्श देना होता है। ठीक है, और इसका हमारा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं CPU, ALU, CPU और UPS। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर का माइंड क्या होता है? CPU, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है
सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट व कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित किए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 16वां, वर्ष 2019 में से कौन सी टीम आईपीएल ट्रॉफी की विजेता बनी? हमारे क्रिकेट के दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया होगा, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने तो हमारे ही देश में पाए जाते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, दूसरा है चेन्नई सुपर किंग, तीसरा है राजस्थान रॉयल्स और चौथा है सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा सही जवाब क्या होगा बताएं, कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों हमारा इसका सही जवाब होगा ए, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस है जिसने 2019 का आईपीएल खिताब जीता था। ठीक है, जिसको मुंबई इंडियंस को हम बोल सकते, जिसका पूरा नाम होता है, यह क्रिकेट लीग मैच है। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2008 में। यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018 की आईपीएल ट्रॉफी विजेता की चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2018 में भी 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और 2019 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है दोस्तों, हमारा 17वां प्रश्न है, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, तो जो वो लाभ कमा रहा है वो क्या लाभ होगा? उसका लाभ प्रतिशत में क्या होगा दोस्तों बताएं। बहुत सारे दोस्तों ने इसका जवाब निकाला होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो हमारा इसका सही जवाब होगा 25%। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जतिन 7.5 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है। जतिन 7.5 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में क्या होगी? हमारा अच्छा प्रश्न है, मैथमेटिकल प्रश्न है। जब वो 4 की बजाय 9 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, ठीक है, तो उसकी जो वास्तव में दूरी तय करेगा वो होगी 6 किलोमीटर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है 19वां, 12% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 954 रुपये हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि कितनी होगी? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 700 रुपये, बी 750 रुपये, सी 725 रुपये और डी 720 रुपये। दोस्तों इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब होगा हमारा 700 रुपये। जो इसमें राशि निवेश की हुई है वो 700 रुपये होगी। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 27:64, बी है 9:16, सी है 3:4 और डी है 3:8। इसका सही जवाब बताएं दोस्तों, कमेंट करके बता दिया करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा 9:16। दोस्तों अच्छा प्रश्न मिला है। 21वां प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया है, इसके लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? 3/26, 3/13, 2/13, 1/2। बताएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर एक पत्ता चुना गया है, इसके लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितनी होगी?
इसका सही जवाब होगा 3/26। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न मिला है। P और Q भाई भाई हैं, P और Q भाई हैं, R और S बहनें हैं। P का पुत्र S का भाई है, तो Q का R से क्या संबंध होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं, P और Q भाई भाई है, R और S बहन है, P का पुत्र S का भाई है, तो Q का R से क्या संबंध होगा? चाचा का, भाई का, पिता का, दादा का। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा A, चाचा। दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। एक ट्रेन में सदैव क्या होता है? डिब्बा, स्टेशन, इंजन या एसी कोच? बहुत से लोगों ने उसका जवाब बता दिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। किसी भी ट्रेन में सदैव इंजन अवश्य होता है, चाहे उसमें डिब्बे हों ना हो, एसी कोच हो ना हो, मगर इंजन ज़रूर होगा। इसका सी सही होगा। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, फिजिकल प्रश्न है, सॉरी फिजिक्स का प्रश्न है। वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा या क्रोनोमीटर के द्वारा? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। वायु दाब हमेशा बैरोमीटर से ही मापा जाता है सॉरी। ठीक है, हमारा 25वां प्रश्न है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला भी प्रश्न है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? ए रविवार, बी शनिवार, सी सोमवार, डी बुधवार। बताएं दोस्तों, कमेंट्स करके बताएं। आपको समय दे रहा हूँ 5 सेकंड का, इसका सही जवाब बताएं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा रविवार। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उगता हुआ सूर्य किस देश को कहा जाता है? उगता हुआ सूर्य किस देश को कहा जाता है? इसका ऑप्शन दे रखा है, ब्राज़ील, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ब्राज़ील, अमेरिका, जापान और रूस। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताएं। दुनिया का जापान ऐसा पहला देश है दोस्तों जहाँ पर सबसे पहले सूर्य की किरणें आती हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जापान। दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, कैस्पियन सागर, टैंगानिका झील या सुपीरियर झील? दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील है ये। इसका सही जवाब बताएं दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। इसका सही जवाब होगा हमारा ए, बैकाल झील। जो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, इस झील की औसत गहराई 744.4 मीटर है। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है और इस झील की लंबाई 636 किलोमीटर है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व विरासत के प्राकृतिक स्थलों की सूची में भी शामिल किया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महाराष्ट्र का, गुजरात का, पश्चिम बंगाल का या झारखंड का?
तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, बताएं। यह है महाराष्ट्र का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 29वां। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत सारे दोस्तों इसको पढ़ते ही इसका जवाब दे दिया होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या हनवा स्ट्रासमैन ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध रसायनज्ञ व भौतिक शास्त्री थे। उन्हें नाभिकीय भौतिकी में का जनक भी कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी में योगदान के लिए वर्ष 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य तो आप भी जानते होंगे ना। ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारा आयरलैंड, जर्मनी, पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस भी कहते हैं, और ब्रिटेन। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मौलिक कर्तव्य ठीक है, इसका सही जवाब बताएं आप। इसका सही जवाब होगा पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज रूस भी कहा जाता है। रूस से ही मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के दौरान 42 संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आज मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, आप लोगों को इसका जवाब देना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ढूंढ कर लाया हूँ। बहुत से लोग इसे जानते भी होंगे, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको इसको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न है हमारा, वह कौन सा अंक है जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल के अंकों को जोड़ दें तो जोड़ने पर जो राशि प्राप्त होगी वह राशि उस अंक के बराबर होगी। दोस्तों इसमें शून्य का गुणा ना करें, क्योंकि शून्य से तो सभी कुछ शून्य हो जाता है। हमें वो अंक चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फिर से एक बार मैं इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ। वह कौन सा अंक है जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल के अंकों को जोड़ दें तो प्राप्त राशि उस अंक के बराबर होगी? दोस्तों आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं या जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचें। और लाइक भी करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। बहुत से लोग अंत तक नहीं देखना चाहते हैं, बीच में ही काट देते हैं। दोस्तों आप ही के लिए ये प्रश्न है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके लाते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, वो अच्छे से अच्छे मैं आपकी उसकी तैयारी करवा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।